हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद फेरोज शाह। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर फिजिक्स एंगुलर मोशन के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की डिस्कशन करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का आइडिया ये है कि फर्ज करो जो इंजन्स का मेन व्हील होता है, इंजन्स का जो मेन व्हील होता है जिसे आप फ्लाई व्हील कहते हो, अगर आप फ्लाई व्हील को गौर से देखें तो ये रिम वाली जगह उसकी काफी मोटी बनाई होती है। शॉर्ट क्वेश्चन ये है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन उसका आइडिया ये है कि जो इंजन होते हैं उसका मेन व्हील यानी फ्लाई व्हील का ये रिम वाला हिस्सा ये मोटा क्यों बनाया होता है, इसको मोटा बनाने की वजह क्या है। तो बहुत आसान सी बात है माय डियर स्टूडेंट, जब रिम में आप मास ज्यादा करोगे तो इसको मोटा बनाने से हम मास को क्या करते हैं, मास ऑफ द व्हील ज्यादा होता है। मास ऑफ द व्हील ज्यादा होने से क्या होगा, मास ऑफ द व्हील ज्यादा होने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो ज्यादा होगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, क्यों ज्यादा होगा, बिकॉज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr²। तो जितना हम मास ज्यादा डालेंगे रिंग पर उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। इसको ज्यादा करने से हमें क्या फायदा होगा, तो याद रखिए इसको ज्यादा करने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होने से अपोजिशन टुवर्ड्स चेंजेस वो ज्यादा हो जाते हैं, अपोजिशन टुवर्ड्स चेंजेस ज्यादा हो जाते हैं। अगर ये अपोजिशन ज्यादा होगा तो क्या होगा, तो ये फ्लाई व्हील जो है ये हमारे लिए यूनिफॉर्म रोटेशन कर सकता है। और यूनिफॉर्म रोटेशन का क्या फायदा है, यूनिफॉर्म रोटेशन का फायदा ये होगा कि हमें एक कंटिन्यूस वर्क मिलेगा, हमें इससे एक कंटिन्यूस वर्क मिलेगा। तो आप कह सकते हो इन लफ्जों को जोड़े कि हम इंजन के मेन व्हील यानी फ्लाई व्हील को रिम में मोटा बनाते हैं, इसका मास हम ज्यादा रखते हैं, हेवी बनाते हैं। इसकी वजह यह है कि हम चाहते हैं मास ज्यादा हो, मास ज्यादा करने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, अपोजिशन टुवर्ड्स चेंजेस ज्यादा, यूनिफॉर्म रोटेशन पॉसिबल होगा और फ्रिक्शन वगैरह इसको आसानी से नहीं रोक पाएगा और कंटिन्यूस वर्क हमें मिलेगा। सो इसीलिए हम फ्लाई व्हील को रिम में मोटा बनाते हैं या ज्यादा मास वाला बना लेते हैं। The next question, question number 2. Question number 2 के मुताबिक आइडिया क्या है कि फर्स्ट करो ये गन है, लेट अस सपोज ये हमारे पास है गन और ये है जनाब गन का बैरल। इट इज अ गन, मैं आइडिया के साथ एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं, स्टेटमेंट आप बुक से पढ़िएगा। इट इज अ गन, ओके, ये गन का बैरल है। तो इनके मुताबिक अक्सर गन का बैरल जो है उसके अंदर स्क्रू बनाए होते हैं, इस तरह स्क्रू टाइप इसमें रिफिल्ड होते हैं, मतलब टर्न होते हैं। तो इस बैरल को अंदर से स्क्रू टाइप बनाना, रिफिल्ड बनाना, ये क्यों करते, इसकी वजह क्या है। तो याद रखें इसकी वजह यह है कि जब यहां से बुलेट होता है, जब ये बुलेट फायर होता है तो बुलेट को आगे की जो वेलोसिटी मिलती है, आगे का जो स्पीड मिलता है वो यहाँ इंपैक्ट से मिलता है, हिटिंग से मिलता है, उसको फोर्स लगाकर मिलता है, लेकिन सिर्फ इससे नहीं मिलता। जब ये बुलेट जाता है तो स्क्रू की वजह से ये बुलेट रोटेशन स्टार्ट करता है, यानी जब इससे बुलेट निकल जाए तो ये रोटेटिंग फॉर्म में होता है और रोटेटिंग फॉर्म इसका इस तरह होता है कि राइट हैंड रूल के मुताबिक इसके रोटेशन का डायरेक्शन आगे की तरफ बढ़ता है, यानी ये बुलेट इस तरह रोटेशन करता है। ऐसे जब बैरल से निकलता है तो बुलेट स्क्रू के फॉर्मेट की तरह रोटेशन अडॉप्ट करता है। इस रोटेशन को अगर आप राइट हैंड रूल से अप्लाई करें तो आपका थंब जो है वो फॉरवर्ड आता है। इसका मतलब है कि जब गन का हम बैरल रिफिल्ड करते हैं तो ये जब बुलेट को बाहर निकालता है तो बुलेट रोटेटिंग फॉर्म में होता है और उस रोटेटिंग फॉर्म का जो डायरेक्शन होता है या उसका जो इफेक्ट होता है वो फॉरवर्ड होता है। और फॉरवर्ड डायरेक्शन की वजह से इसमें हमें फायदे क्या मिलते हैं, फायदे ये हैं कि बुलेट का रेंज ज्यादा हो जाता है, यानी कुछ तो ये लीनियर वेलोसिटी जो हिट हुई है उससे दूर जाएगा और कुछ इस रोटेशन का डायरेक्शन फॉरवर्ड बनता है इफेक्ट, तो इससे रेंज काफी ज्यादा हो जाएगा और बुलेट ज्यादा दूर तक जा सकता है। दूसरी बात, इसका इफेक्ट इंक्रीज होता है। अगर टारगेट पर बुलेट लगता है
और ये बुलेट रोटेशन नहीं करता तो ये टारगेट के अंदर पेनिट्रेशन कम करेगा, लेकिन अगर ये बुलेट रोटेटिंग फॉर्म में होगा तो ये टारगेट के आर पार हो सकेगा, तो इसका इफेक्ट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट, रेंज और इफेक्ट के अलावा बुलेट का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। स्टेबिलिटी अगेंस्ट ग्रेविटी इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। जाहिर है ग्रेविटी कहता है नीचे आओ और वेलोसिटी कहता है आगे जाओ, और रोटेटिंग फॉर्म का डायरेक्शन भी फॉरवर्ड है तो ये भी कहता है आगे जाओ। अगर ये बैरल को रिफर नहीं करोगे, रोटेशन नहीं होगा, डायरेक्शन फॉरवर्ड नहीं होगा, तो सिर्फ वेलोसिटी ग्रेविटी को कंपीट करेगा। लेकिन अगर बैरल को रिफर करोगे, रोटेटिंग बुलेट बाहर निकलेगा, तो वेलोसिटी के साथ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो है वो भी फॉरवर्ड बन जाता है, और दोनों मिलकर ग्रेविटी के अगेंस्ट स्टेबिलिटी देते हैं बुलेट को। इस वजह से बुलेट की स्टेबिलिटी सस्टेन होती है, रेंज ज्यादा होता है, पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होता है, इफेक्ट ज्यादा होता है। यही वजह है कि हम गन के बैरल का जो फॉर्मेट है वो रिफिल्ड करते हैं, उसके अंदर स्क्रू टाइप मैकेनिज्म डेवलप करते हैं और इसको बिल्कुल स्लाइडिंग नहीं बनाते। क्वेश्चन नंबर 3 का आइडिया ये है कि फर्ज करो ये है एक टेबल और इस टेबल पर 2 एक्स पड़े हैं, एक और ये दूसरा एक। कहते हैं कि इनमें से एक रॉ है, रॉ मतलब उबला हुआ नहीं है, बॉइल्ड नहीं है, खाम है, ठीक है, पका हुआ नहीं है, बॉइल्ड नहीं है। फर्ज करो ये रॉ एग है और ये बॉइल्ड एग है, लेकिन आपको नहीं पता। क्या आप रोटेशन की मदद से दोनों को मालूम कर सकते हो कि ये बॉइल्ड और ये रॉ है? तो यस हम मालूम कर सकते हैं बाय स्पिनिंग, बाय रोटेशन। क्यों, रीजन क्या है? तो जनाब इधर वो ट्रिक बताता हूं कैसे मालूम करोगे। याद रखना, आप दोनों को सेम फोर्स से रोटेट करें, जिसका रोटेशन फास्ट होगा, जिसका रोटेशन जो है वो फास्ट होगा वो बॉइल्ड है, जिसका रोटेशन फास्ट होगा वो बॉइल्ड है, और जिसका रोटेशन जो है वो स्लो होगा तो वो रॉ एग है। ये एक तरीका होगा कि दोनों को एक ही फोर्स से रोटेशन दे दो, तो जो टेबल पर फास्ट रोटेट करे वो बॉइल्ड एग है, और जो स्लोली रोटेट करे तो समझ जाना कि वो रॉ एग है, वो बॉइल्ड नहीं है। ये एक मैकेनिज्म। अब दूसरा भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर दोनों को किसी भी तरह सेम रोटेशन में डाल दें, यानी दोनों पर फोर्सेस तब तक लगाते जाएं जब तक दोनों फुल स्पीड के साथ रोटेशन ना करें। फिर रोटेशन के दौरान दोनों को स्टॉप करने की कोशिश करें। जो आसानी से स्टॉप हो जाए तो बॉइल्ड है, और जो आसानी से स्टॉप नहीं होगा तो वो रॉ एग है। समझ गए हैं? तो याद रखें, ये अगर वो रेस्ट में है तो रोटेशन जो आसानी से अडॉप्ट करे वो बॉइल्ड है, जो आसानी से अडॉप्ट ना करे वो रॉ है। अगर रोटेटिंग फॉर्म में हो, अगर दोनों रोटेटिंग फॉर्म में हो तो उनको स्टॉप करें। जिसका स्टॉप करना मुश्किल हो वो रॉ है, और जिसका स्टॉप करना आसान हो वो बॉइल्ड है। और ये क्यों होता है? ये सब फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक इसलिए होता है क्योंकि जो रॉ एग है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है, तो उसको एंगुलर मोशन देना भी मुश्किल है और उससे एंगुलर मोशन लेना भी मुश्किल है। लेकिन जो बॉइल्ड एग है, बॉइल्ड एग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कम है, और इसी वजह से बॉइल्ड एग को एंगुलर मोशन देना भी आसान है और उससे एंगुलर मोशन वापस देना भी आसान है। तो ये फास्ट रोटेशन ले भी सकता है और जल्दी स्टॉप भी हो सकता है। रॉ एग ना आसानी से रोटेशन लेगा, ना आपको अपना रोटेशन देगा, और इसी वजह से रॉ एग का रोटेशन डेवलप करना या स्टॉप करना मुश्किल होता है। सो वी कैन डिफरेंशिएट, हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। The third question, chapter number 5 angular motion, थर्ड हो चुका, हम फोर्थ पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ये है हमारे स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सेंटर की तरफ क्यों होता है? इसका आइडिया ये है कि ये एक सर्कल है। लेट अस कंसीडर इट इज अ सर्कल, और इस सर्कल में एक बॉडी है, और ये बॉडी हमारे स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है। The body is under uniform circular motion. एक बॉडी है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, तो इस पॉइंट पर भी इसका एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होता है, इधर भी एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होता है, इधर भी एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ
इधर भी एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होता है। हमसे यही पूछा गया है कि why the acceleration is directed towards center in uniform angular motion। रीजन हमें बताना है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेंटर की तरफ क्यों होता है। अब पहला रीजन आप कहोगे इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma, और न्यूटन सेकंड लॉ ने हमें सिखाया है कि जिस तरफ बॉडी पर फोर्स लगेगा उसी तरफ उस बॉडी का एक्सेलरेशन भी होगा, उसी तरफ उस बॉडी का एक्सेलरेशन भी होगा। और हम जानते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल है, सेंट्रीपिटल फोर्स इस पर लगता है और सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ होता है, लिहाजा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन भी किसकी तरफ होगा, सेंटर की तरफ। तो पहला रीजन तो ये है कि एक्सेलरेशन का सेंटर की तरफ होने की वजह न्यूटन सेकंड लॉ है कि वो बताता है जिस तरफ फोर्स होगा उसी तरफ एक्सेलरेशन भी होगा। ये एक रीजन हो गया। अब रीजन नंबर 2 क्या हो, आप कहें सर A इज इक्वल टू डेल्टा V डिवाइड बाय T। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन और चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा सेम होगा, यानी जिस तरफ चेंज इन वेलोसिटी होगी, जिस तरफ चेंज इन वेलोसिटी होगी उसी तरफ हमारे पास एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी होगा। लेकिन चेंज इन वेलोसिटी होती है Vf प्लस माइनस Vi। Vf के साथ माइनस Vi ऐड करो तो आपको डायरेक्शन मिलेगा डेल्टा V का। अब हम डेल्टा V का डायरेक्शन बनाएंगे तो ये हमारे पास है Vf और ये हमारे पास है Vi। इस Vf के साथ Vi का अपोजिट ऐड करो तो आप देखो, आप कहें सर ये है Vf, ये है Vf, आप देख रहे हैं। फिर इसके सर पर हमें ड्रा करना होगा, देखो Vf के सर पे ड्रा करना होगा Vi का अपोजिट, तो Vi अपवर्ड है, आप डाउनवर्ड ड्रा करें। तो ये हम जब डाउनवर्ड ड्रा करेंगे तो Vf के ऊपर हमने माइनस Vi ड्रा किया और देखिए यहां से लेकर यहां तक ये जो वेक्टर बनेगा दिस वेक्टर इज डेल्टा V। और आपने देखा कि Vf और Vi के सब्ट्रैक्शन से हमें डेल्टा V इस तरफ मिला, यानी यहां से यहां तक इस पोर्शन के दौरान ये डायरेक्शन डेल्टा V का है और आप देख रहे हैं कि डेल्टा V इज डायरेक्टली टुवर्ड्स सेंटर, इसीलिए एक्सेलरेशन भी डायरेक्टली टुवर्ड्स सेंटर। तो आप दो रीजन कह सकते हो कि as the acceleration is towards center because force is towards center and acceleration is towards center because the change in velocity during uniform circular motion is towards center। यही वजह है कि एक्सेलरेशन भी डायरेक्टली टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 हमें बता रहा है क्या है, ये है कि बॉल जस्ट सपोर्टेड बाय स्ट्रिंग, पेंडुलम है। एक पेंडुलम का क्वेश्चन है, कहते हैं जनाब कि ये एक पेंडुलम है और इसके साथ ये बॉल लगा है और ये बॉल जो है बस जस्ट सपोर्ट है, मतलब ये रस्सी बस इतनी ही काबिल है, इतनी ही एबल है कि इसको बांधे रखा है, टूटने के दहाने पर है, ऑन द वर्ज टू बी ब्रेक। ओके, अब ये बॉल जस्ट सपोर्ट है, नहीं टूटेगा, एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, नहीं टूट रहा। बट अगर आप इस बॉल को खींचे और रिलीज करें तो जैसे ही आप इसको खींच कर रिलीज करोगे और जैसे ही ये स्विंग होना शुरू करेगा ये टूट जाएगा और गिर जाएगा, अब इसे सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो भाई क्यों, एक तार के साथ बॉल लटका है, आराम से स्टेबल है, लेकिन जब उसे खींच कर रिलीज करें तो फिर उसके टूटने के चांसेस क्यों बढ़ जाते हैं, क्यों टूट जाता है, रीजन क्या है। तो याद रखें कि यहाँ पर 2 केसेस हैं। इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप कहोगे देयर आर 2 केसेस। द फर्स्ट केस इज बिफोर स्विंगिंग, टू एंड फ्रो मोशन देने से पहले, और द सेकंड केस इज आफ्टर स्विंगिंग। स्विंगिंग के बाद क्या हुआ, गौर से देखें, इस तार में टेंशन होता है, इस तार में टेंशन होता है, स्ट्रेचनेस होता है। अगर बॉल स्विंग नहीं कर रहा तो इसका वेट नीचे है और टेंशन ऊपर, तो बिफोर स्विंगिंग टेंशन जो इस तार में है वो सिर्फ वेट के बराबर है, और सिर्फ वेट के बराबर होने का मतलब है कि टेंशन की वैल्यू क्या है, कम, और जब टेंशन की वैल्यू कम है लिहाजा अभी ये तार नहीं टूटता, ये तार अभी नहीं टूट रहा क्योंकि टेंशन कम है तार में। बट जब आप इसको स्विंग करोगे तो याद रखिए स्विंगिंग में सेंट्रीपिटल फोर्स एक्स्ट्रा आ जाता है, और अब जो टेंशन होगा वो सिर्फ वेट के बराबर नहीं होगा
बल्कि वेट के साथ साथ ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने का जरिया भी होगा। लिहाजा फर्स्ट केस में टेंशन सिर्फ वेट के बराबर है और कम है, कम होने की वजह से तार नहीं टूटती। लेकिन अब जब स्विंगिंग स्टार्ट हुई तो वेट तो पहले से था, सेंट्रीपिटल फोर्स भी आ गया। अब इन दोनों को बैलेंस करने के लिए टेंशन क्या हो जाएगा तार में ज्यादा, और ज्यादा टेंशन ये तार बर्दाश्त नहीं कर पाएगा क्योंकि बाल बॉस जस्ट सपोर्टेड बीन अपने आखिरी दहानों पर है, टूटने के किनारे पर है। तो जरा सा भी एक्स्ट्रा फोर्स आ गया, सेंट्रीपिटल फोर्स के एक्स्ट्रा आने से टेंशन ज्यादा हो जाएगा और ज्यादा टेंशन को तार बर्दाश्त नहीं करेगा। लिहाजा वो तार या पेंडुलम या बॉल अपने कनेक्टर से टूट जाएगा। एंड हिंस ये इसका बेसिक रीजन है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, कहते हैं कि एक व्हील है, ये है जनाब एक व्हील, और ये इसका पॉइंट ऑफ रोटेशन या एक्सिस ऑफ रोटेशन का इंडिकेटर है। यहां पर एक इंसेक्ट बैठा है, एक इंसेक्ट है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के करीब है और ये व्हील रेस्ट में है। केस नंबर 1 ये है कि व्हील के सेंटर के साथ एक इंसेक्ट है, व्हील रेस्ट में है। फिर क्या हुआ, अचानक इस व्हील ने रोटेशन स्टार्ट कर दिया। व्हील ने अचानक रोटेशन स्टार्ट किया तो इस इंसेक्ट का मोशन हमें बताया। बहुत आसान है, जब ये व्हील रोटेशन स्टार्ट करेगा तो इस रोटेशन के पसे पड़ता कौन सा फोर्स होगा, सेंट्रीपिटल। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, एक्शन, और जहां एक्शन होता है वहां रिएक्शन भी होगा। और रिएक्शन कौन सा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और रिएक्शन किसकी तरफ होगा, बाउंड्री की तरफ। रिएक्शन बाउंड्री की तरफ होगा और बाउंड्री की तरफ होने की वजह से ये हर ऑब्जेक्ट को बाउंड्री की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, हर ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स बाउंड्री लेके जाएगा। तो आप इसका आंसर इस तरह दोगे कि जब तक व्हील रेस्ट में था तो कोई सेंट्रीपिटल कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं था। व्हील ने रोटेशन स्टार्ट किया तो सेंट्रीपिटल फोर्स आ गया, लेकिन जहां सेंट्रीपिटल फोर्स एक्शन आ जाता है वहां उसका रिएक्शन सेंट्रीफ्यूगल आ जाता है। और सेंट्रीफ्यूगल की खासियत ये है कि इसका डायरेक्शन सेंटर से बाउंड्री की तरफ होता है, और यही फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाउंड्री की तरफ है, ये इस सिस्टम में मौजूद हर ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स बाउंड्री धक्का देगा। तो ये व्हील घूमता है तो ये इंसेक्ट भी घूमेगा, लेकिन बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इसका मोशन आहिस्ता आहिस्ता सेंटर से दूर होता जाएगा। यानी पहले इस सर्कल में घूमेगा, फिर इस सर्कल में घूमेगा, फिर इस सर्कल में घूमेगा, फिर इस सर्कल में घूमेगा, और आखिरकार व्हील से टेंजेंशियली अलग हो जाएगा और बाहर गिर जाएगा। तो कहते हैं कि इंसेक्ट का मोशन कैसे होगा, यहां से स्टार्ट में कि व्हेन व्हील स्टार्ट्स रोटेशन देयर इज एन एक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स on the reaction there will be a centrifugal force which will be directed towards boundary, and hence the force directed towards boundary will move all the objects on the wheel towards boundary, and hence the insect will follow a spiral path because of rotation ये घूमेगा, and because of centrifugal force ये boundary की तरफ जाएगा। तो घूमेगा बाउंड्री की तरफ जाएगा, घूमेगा बाउंड्री की तरफ जाएगा, घूमेगा बाउंड्री की तरफ जाएगा, हत्ता कि बाउंड्री से बाहर टेंजेंशियली निकल जाएगा, और यही इस इंसेक्ट का मोशन होगा जिसे आप स्पाइरल पाथ मोशन कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स के 7 नंबर कह रहा है कि कितने सैटेलाइट, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट कम से कम कितने चाहिए ताकि पूरी दुनिया में टीवी ट्रांसमिशन को पहुंचाया जा सके और एंटरटेन किया जा सके। फर्ज करो ये है आपकी दुनिया, ये आपकी दुनिया है, वर्ल्ड, अर्थ। ये है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। इसमें कम से कम कितने सैटेलाइट हो कि पूरी दुनिया के लोग एक दूसरे के टीवी चैनल्स और ट्रांसमिशन से लुत्फानंदोज हो रहे हो या हो सकते हो। तो याद रखिए द मिनिमम नंबर ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज 3 सैटेलाइट्स होते हैं, ये 1 और ये है जनाब 2 और ये है 3। ये पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं। किस तरह? तो इनके दरमियान जो एंगल होता है वो एंगल 120 डिग्री का होता है, 120 और 120। तो 120 और 120 मींस
कि ये 360 डिग्री यानी पूरे वर्ल्ड, पूरे स्फीयर, पूरे सर्कल को कंट्रोल करेगा। किस तरह कंट्रोल करता है वो भी देखें। ये तो एंगल है इनके दरमियान 120, लेकिन इसके सामने अपना हिस्सा होता है कि तुम दुनिया के इतने हिस्से में अपने कमालात दिखा सकते हो, और जितने हिस्से में ये कमालात दिखा सकता है उस हिस्से को फुटप्रिंट कहते हैं। ये जगह इस सैटेलाइट का फुटप्रिंट है, और जो इसके तरफ जो जगह है इसमें कमालात दिखा सकता है ये सैटेलाइट, ये इसका फुटप्रिंट है, और इस तरफ के बकाया हिस्से को एंटरटेन करता है ये सैटेलाइट। यानी इस सारे ममालिक से टीवी सिग्नल्स या ट्रांसमिशन सिग्नल्स या लेता है या देता है ये सैटेलाइट, और ये सैटेलाइट इन्हीं रेस को इसके और इसके साथ कम्युनिकेट करता है। ये सैटेलाइट अपने सामने वाले ममालिक और सिटीज से कांटेक्ट में होता है, ये अपने सामने वाले ममालिक से कांटेक्ट में होता है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, इनमें से एक सैटेलाइट इंडियन ओशन के ऊपर है, एक सैटेलाइट पैसिफिक ओशन के ऊपर है, और एक सैटेलाइट एटलांटिक ओशन के ऊपर वाक़िया है। तो पूरी दुनिया में टीवी चैनल्स के ट्रांसमिशन के लिए कम से कम 3 सैटेलाइट्स दरकार है, और तीनों जियो स्टेशन सैटेलाइट का लोकेशन भी आपको पता चल गया, और जमीन के जितने हिस्से पर वो इंटरेक्शन करते हैं उसको उनका फुटप्रिंट बोलते हैं। सो 3 सैटेलाइट्स आर रिक्वायर्ड। फर्दरमोर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रोल ऑफ, सिग्निफिकेंस मीन रोल, हमें सिग्निफिकेंस बताना है। सिग्निफिकेंस मीन रोल ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन एंगुलर मोशन। तो जनाब द रोल ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? द फर्स्ट वन, इट opposes all changes in angular motion। ये एंगुलर मोशन के तमाम चेंजेस को अपोज करता है, चाहे वो स्लो होने के चेंजेस हो चाहे वो फास्ट होने के चेंजेस हो। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ट्राई टू कीप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये सर्कुलर मोशन या एंगुलर मोशन को यूनिफॉर्म रखना चाहता है। द थर्ड बात ये है कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को यूनिफॉर्म रखना चाहता है, और यूनिफॉर्म रखने का मतलब है कि टॉर्क फ्री, एंगुलर एक्सेलरेशन फ्री। इट मेक्स या इट ट्राई टू मेक एंगुलर मोशन फ्री ऑफ टॉर्क, और फ्री ऑफ टॉर्क से आप कह सकते हो फ्री ऑफ एक्सटर्नल लॉसेस। और इट हेल्प्स, ये हेल्प करता है इन कंटिन्यूअस वर्क। याद रखें, यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन इज अ सिंबल ऑफ कंटिन्यूअस वर्क। अगर एंगुलर मोशन में उतार चढ़ाव आते हैं तो आपका वर्क कभी कम, कभी ज्यादा, कभी जीरो, कभी नहीं, कभी होगा कभी नहीं, ठीक। लेकिन अगर यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन है तो एक कंटिन्यूअस सॉर्ट ऑफ वर्क आपको मिलेगा। फर्दरमोर द फिफ्थ पॉइंट इज इट इज स्टॉपिंग। इट इज an opposing factor of alpha। एंगुलर एक्सेलरेशन को अपोज करता है और इसको आने नहीं देता। इट अपोज द डिसकंटिन्यूटी ऑफ वर्किंग सिस्टम। वर्किंग सिस्टम की डिसकंटिन्यूटी को रोकता है। These are the several type of significance or role of moment of inertia in angular motion। It makes the working system free of environmental interaction as well। Next हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसका आइडिया क्या है? कहते हैं कि फर्ज करो ये एक बीकर है। मैं आइडिया डिस्कस कर रहा हूँ, स्टेटमेंट आप खुद पढ़ सकते हैं। आइडिया देखकर आप स्टेटमेंट पढ़ोगे आप सब कुछ समझ आओगे। एक बीकर है, इस बीकर में पानी है, और इस पानी को आपने स्टेरर किया है, यूं घुमाया है, और ये पानी तेजी से घूम रहा है। ये पानी जो है ये तेजी से घूम रहा है। इट इज कॉल्ड कास्टल रोटेटिंग सिस्टम। कास्टल रोटेटिंग सिस्टम है हमारे स्टूडेंट्स, तेजी से घूम रहा है और काफी फास्ट घूम रहा है। कास्टल रोटेटिंग सिस्टम में काफी फास्ट है। फिर हम क्या करते हैं कि अगर हम इस दौरान जब ये काफी तेज घूम रहा हो, हम इसमें बाहर से पानी डाल दें। अगर हम पानी ऐड करें, बाहर से पानी ऐड करें, तो पानी ऐड करने से ये फास्ट रोटेशन अचानक स्लो हो जाता है
और आप मोहतरम को बताना है कि ऐसा क्यों होता है, व्हाई इट हैपेंस, ये क्यों होता है। बहुत आसान सिंपल सी बात है कि हमने यहाँ कोई टार्क नहीं दिया, पानी डालने से टार्क पैदा नहीं होता, तो टार्क क्या होता है, जीरो। देखो यहां से इस तरह का आंसर लोगे कि जब हम वाटर ऐड करते हैं कांस्टेंट रोटेटिंग सिस्टम को, तो उस दौरान टार्क जीरो है, और जहां जहां टार्क जीरो है वहां एंगुलर मोमेंटम को क्या रहना पड़ेगा, वहां एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट रहना पड़ेगा। और एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ टार्क एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी कांस्टेंट। लेकिन एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो m v या i ओमेगा मस्ट बी कांस्टेंट। i ओमेगा को हर हाल में क्या रहना पड़ेगा, कांस्टेंट रहना पड़ेगा। लेकिन जब आप पानी ऐड कर रहे हो, पानी ऐड करें तो i की जगह आप कह सकते हो mr² ओमेगा को क्या रहना पड़ेगा, mr² ओमेगा को कांस्टेंट रहना पड़ेगा। i की जगह हम mr² लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो ये कांस्टेंट। फिर आप कहो ये इस बीकर का जो रेडियस है, ये रेडियस तो इस दौरान क्या रहता है, बीकर का रेडियस कांस्टेंट है, पानी डालने से बीकर के रेडियस पे फर्क नहीं पड़ता, वो तो कांस्टेंट है। लेकिन जब आप पानी ऐड कर रहे हो तो मास क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड पे मास इंक्रीज हो रहा है। अगर मास इंक्रीज हो रहा है लेकिन राइट साइड में, तो हमें कांस्टेंट रिजल्ट लाना है। इंक्रीज इन मास के दौरान भी रिजल्ट कांस्टेंट रहना चाहिए। तो भाई इस इंक्रीज को बैलेंस करने के लिए एंगुलर स्पीड क्या हो जाता है, एंगुलर स्पीड डिक्रीज हो जाता है, ताकि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहे। क्योंकि अगर आपने पानी डालकर इसे डबल कर दिया तो फिर तो ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, डबल हो जाएगा। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमें बताता है कि इसको तो कांस्टेंट रहना है। तो अगर मास डबल कर रहे हो तो एंगुलर स्पीड का हाफ होना लाजमी है। और यही वजह है जैसे जैसे आप पानी डालोगे आप देखोगे कि कांस्टेंट रोटेटिंग सिस्टम में स्पीड क्या होगा, स्लो होता जाएगा, हद तक आखिरकार रुक जाएगा। ये तब तक जब एनवायरमेंटल इंटरेक्शंस में आ जाएगा। आप समझ गए हैं, उम्मीद है समझ गए होंगे कि द होल आंसर इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। पानी शामिल करने से टार्क पैदा नहीं होता, टार्क नहीं है तो एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट रहना है। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहने के दौरान जब मास बढ़ेगा तो उसकी इंक्रीज को बैलेंस करने के लिए एंगुलर वेलोसिटी का डिक्रीज होना लाजमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 सेज कि एलिवेटर है, एक एलिवेटर है, ये है लिफ्ट या एलिवेटर, और ये एलिवेटर फ्री फॉल में है। याद रखिए फ्री फॉल का मतलब है कि एक्सेलरेशन को आप g के बराबर ले सकते हो। इस एलिवेटर में एक बॉडी है, बताएं कि इस बॉडी का, आपसे कह रहे हैं ये बॉडी जो है यहाँ वेटलेसनेस में होती है, वेटलेस नहीं वेटलेसनेस। क्वेश्चन के स्टेटमेंट में आती है इट इज नॉट वेटलेस, इट इज इन वेटलेसनेस। इसका एपरेंट वेट 0 होता है, तो कैसे, क्या इसका एपरेंट वेट 0 कैसे हो सकता है? तो आप कहोगे कि एज एलिवेटर इज इन फ्री फॉल, फॉर फ्री फॉल हमारे पास इक्वेशन है एपरेंट वेट इज इक्वल टू रियल वेट माइनस ma। तो एपरेंट वेट इज इक्वल टू, इसकी जगह लिख सकता हूं mg और इसकी जगह ma। लेकिन फ्री फॉल का एक शर्त ये भी है कि एक्सेलरेशन g के बराबर है, तो एपरेंट वेट इज इक्वल टू mg माइनस mg, और mg कैंसिल, सो एपरेंट वेट विल बिकम 0। यही वजह है कि एलिवेटर जब फ्री फॉल करता है तो उसमें मौजूद बॉडीज को एपरेंट वेट 0 हो जाता है और उनको अपना वेट महसूस नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसका आइडिया ये है कि ये एक ट्रैक है, सही, इस पर एक ट्रैक्टर जा रहा है, ये एक ट्रैक्टर है। इस ट्रैक्टर में एक बड़ा व्हील है और एक छोटा व्हील है। ट्रैक्टर का बड़ा व्हील और छोटा व्हील, यानी एक का रेडियस जो है वो ज्यादा है और एक का रेडियस जो है वो कम है, और ये ट्रैक्टर आगे मूव कर रहा है। ये कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन आइडिया है कि जब ट्रैक्टर मूव करता है तो आप ऑब्जर्वर देखें तो इसका ये छोटा व्हील जो है ये फास्ट रोटेशन करता है और ये जो बड़ा व्हील है ये स्लो रोटेशन करता है। तो भाई ऐसा क्यों होता है, बड़ा व्हील छोटा रोटेशन और छोटा व्हील ज्यादा रोटेशन, फास्ट रोटेशन क्यों करता है, इसकी वजह बता दें। तो याद रखिए, आप जानते हैं एज बी नाउ दैट v इज इक्वल टू s डिवाइड बाय t, फार्मूला जानते हो, बिल्कुल जानते हो।
आप ये भी जानते हो कि v की जगह लिख सकता हूं v r ओमेगा के बराबर है तो s by t लिख सकता हूं। r को उस तरफ शिफ्ट करना चाहता हूं तो एंगुलर स्पीड रोटेशन का जो स्पीड है दैट इज इक्वल टू s by r on t। इस इक्वेशन से सब कुछ सॉल्व हो गया। जब ये ट्रैक्टर यहां से यहां जाता है तो छोटा पहिया और बड़ा पहिया दोनों का डिस्टेंस कवर क्या होता है, सेम। एक ही रास्ते पर एक ही जगह से एक ही जगह तक जाते हैं तो डिस्टेंस सेम है। दोनों एक साथ मूव करते हैं तो दोनों का टाइम भी सेम है। जब दोनों का डिस्टेंस सेम है, दोनों का टाइम सेम है, तो इसका मतलब है कि जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसका एंगुलर स्पीड कम होगा, इनवर्स रिलेशन है। और जिसका रेडियस कम होगा तो उसका एंगुलर स्पीड क्या होगा, ज्यादा। अब इन लफ्जों को, इन पॉइंट्स को आप लफ्जों में कैसे बयान करोगे कि जब ट्रैक्टर मूव करता है तो इसका बड़ा और छोटा पहिया दोनों एक डिस्टेंस एक टर्म में कवर करते हैं और सेम डिस्टेंस सेम टाइम होने की वजह से एंगुलर स्पीड ऑफ व्हील इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। लिहाजा बड़े पहिए का रेडियस ज्यादा होता है तो उसका स्पीड स्लो होगा और छोटे पहिए का रेडियस कम है तो उसका स्पीड ज्यादा होगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। मैंने क्लासेस में स्टूडेंट्स को अपना गाइड दिया था, ओल्ड गाइड था जो पिछले 2-3 साल पहले था। उसमें से एक्सरसाइज में चेंजेस थे, लेकिन चैप्टर 5 के जितने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल ओल्ड कोर्स और न्यू कोर्स के सेम हैं। तो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन मैंने अपने लफ्जों में चैप्टर 5 में लिखे हैं, आप वहां से देख सकते हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।